मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है, उसकी फर्स्ट यूनिट है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। इससे अपन स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले इस रिएक्शन मैकेनिज्म में जो अभिक्रियाओं की कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उनकी क्रियाविधि है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, शब्दावली यूज करते हैं। वो शब्दावलियां क्या है, वो टर्मिनोलॉजी क्या है, आज के इस ई लेक्चर में अपन बेसिक फंडामेंटल चीजें जो हैं उन्हीं का अपन अध्ययन करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जितनी भी आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म आएंगी वो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको करनी है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये ई लेक्चर। सबसे पहली बात तो यह है कि सहसंयोजक बंध। ये सहसंयोजक बंध होता क्या है? ये अपन जानते हैं कि जब भी दो तत्व आपस में मिलते हैं यौगिक बनाने के लिए, तो बॉन्ड बनते समय एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, तो सहसंयोजक बंध बनता है। जब अपन कार्बनिक यौगिक की बात कर रहे हैं, कार्बनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ज्यादा आएंगे। सबसे ज्यादा परसेंटेज कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की होगी। तो जो कार्बन का बॉन्ड बनेगा किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ, उस बॉन्ड बनने में एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है दूसरा तत्व, चाहे वो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कोई सा भी हो। इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा करने से जो बंध बनता है उसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। अब अपन बात करें अभिक्रिया की। जब अभिक्रिया होगी तो उस समय पुराने सहसंयोजक बंध टूटेंगे और नए सहसंयोजक बंध बनेंगे, तभी अपने को उत्पाद प्राप्त होगा। तो जो अभिक्रिया है वो दो भागों में पूर्ण होगी। पहले भाग में क्रियाकारक या अभिकर्मक, दो भाग है, एक रिएक्टेंट है, एक सबस्ट्रेट है। तो जो अभिकर्मक है वो अभिक्रिया को शुरू करेगा और सबस्ट्रेट जो कंपाउंड है उसके साथ क्रिया करके उत्पाद बनाएगा। सहसंयोजक बंध टूटेगा अभिकर्मक में, कोई मध्यवर्ती आयन बनेगा और उसके उपरांत अभिक्रिया शुरू होगी। तो कोई सी भी कार्बनिक अभिक्रिया हो, सबसे पहले तो सहसंयोजक बंध टूट के मध्यवर्ती आयन या स्पीसीज बनेगी। क्या है आयन, क्या है स्पीसीज, अपन आगे पढ़ेंगे। अब जो सहसंयोजक बंध है वो दो प्रकार से टूट सकता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं वो? पहला प्रकार है होमोलिटिक फिशन, समांग विभाजन या समांश विखंडन। इसमें क्या है कि ये कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक में कार्बन किसी एक्स तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बना रहा है। सहसंयोजक बंध में ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा है। अब जब अपन इसे ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देने पर ये बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा कि सम इलेक्ट्रॉन पेयर जो है उसका समान रूप से विभाजन होगा। वो कैसे? इस प्रकार कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों का बीच में से विभाजन हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास चला गया और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एक्स तत्व के पास गया। दोनों ने एक एक साझा किया था, दोनों का इलेक्ट्रॉन दोनों के पास वापस चला गया। तो क्या चीज बनी? सी, उसके साथ तीन संयोजकताएं उसकी जुड़ी हुई हैं और एक इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में है
जिसका उपयोग कार्बन कोई किसी भी दूसरे तत्व के साथ सहसंयोजक बंध बनाने में कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कार्बन के ऊपर कोई आवेश नहीं है। आवेश क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो इस पे कोई आवेश नहीं है। एक ये बना और एक ये एक्स, उसके ऊपर पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो स्पीसीज बनी है जो उदासीन है, जिन पे कोई आवेश नहीं है लेकिन एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनके पास उपस्थित है, ये कहलाते हैं मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल। अब इसे कैसे समझा सकते हैं? तो इस प्रकार के विखंडन में सहसंयोजक बंध इस प्रकार से टूटता है कि बंध इलेक्ट्रॉन युग्म समान रूप से विभाजित होगा और दोनों परमाणुओं के मध्य बट जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन एक्स या दूसरा तत्व जो भी है उसके पास जाएगा। इसके विभाजन के उपरांत बनने वाले जो समूह या परमाणु या मध्यवर्ती आयन बने हैं वो उदासीन है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उनके पास उपस्थित है और इन्हीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले मध्यवर्ती आयन जिन पर कोई आवेश नहीं है, मध्यवर्ती स्पीसीज, परमाणु या समूह, इनको मुक्त मूलक कहते हैं। तो आपसे यदि मुक्त मूलक की परिभाषा पूछी जाती है तो यही आपको सब कुछ मुक्त मूलक के रूप में भी समझाना है। ये तो हुआ सहसंयोजक बंध का एक प्रकार का फिशन, होमोलिटिक फिशन। नेक्स्ट अपन करें तो होमोलिटिक का अपोजिट क्या है? हेट्रोलिटिक, विषमान विखंडन या विभाजन। अब इसमें क्या होगा? इसमें वही कार्बनिक यौगिक है CXY वाला, C इलेक्ट्रॉन युग्म है, X टूटा तो C प्लस और C माइनस। ये किस प्रकार से टूटा? ये इस प्रकार से टूटा कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म एक तत्व के पास चला गया, X के पास। तो अब आप बनने वाली आयनों में मध्यवर्ती स्पीसीज में ध्यान दें, कार्बन का इलेक्ट्रॉन X के पास चला गया है, तत्व के पास चला गया है, तो कार्बन के पास से उसका खुद का इलेक्ट्रॉन चला गया, तो कार्बन की क्या स्थिति हुई? प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या से अधिक हो गई, या अपन सीधे शब्दों में कहें तो धनावेश बढ़ गया। X की क्या स्थिति हुई? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन साझा किया था X ने, लेकिन जब बॉन्ड टूटा तो उसके पास एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, तो X के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या नाभि में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा हो गई, इसलिए X के ऊपर एक ऋणावेश आ गया। अब जो धनावेशित कार्बन है वो किसको आकर्षित करेगा? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन स्नेही हुआ, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला हुआ, इसी को अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और जो X बना उसके पास ऋणावेश आ गया, उसे अपन ने नाभिक स्नेही कह दिया। तो जो विषमांग विभाजन हुआ, विखंडन हुआ, हेट्रोलिटिक फिशन हुआ, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटा कि जो बंद इलेक्ट्रॉन है वो X के पास चला गया, अर्थात कार्बन का इलेक्ट्रॉन X के पास चला गया। इसी को अपन जब आप शब्दों में लिखोगे, विषमांश विखंडन या हेट्रोलिटिक फिशन या विषमांग विभाजन किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के विखंडन में सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटता है कि बंद इलेक्ट्रॉन युग्म, अब एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, बंद इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं में से किसी एक के पास जाएगा, अर्थात एक ऋणावेशित परमाणु या समूह बनेगा और दूसरा धनावेशित परमाणु
या समूह बनेगा। इस प्रकार बनने वाले आवेशित परमाणुओं में एक नाभिक स्नेही होगा और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। जो धन आवेशित होगा वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा और जो ऋण आवेशित होगा वो नाभिक स्नेही होगा। तो ये तो आपका है कोवेलेंट बॉन्ड टूटा। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के बाद में नेक्स्ट अपन ले रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ये अपन ने अभी रिएक्शन पिछले पेज पे भी देखी। अभिकर्मक है। ये अभिकर्मक इस प्रकार टूटा कि ये इलेक्ट्रॉन युग्म X की जगह Y के पास चला गया। ठीक है, तो अपने पास दो स्पीसीज बनी, एक X धनावेशित और एक माइनस ऋणावेशित। अब जो धनावेशित और ऋणावेशित है उनकी अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन ले रहे हैं नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही क्या चीज है? तो जब अभिकर्मक क्रियाकारी मिश्रण में क्रिया के लिए सहसंयोजक बंध को तोड़ता है, सहसंयोजक बंध इस प्रकार टूटता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म एक परमाणु के पास चला जाए और जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म जाता है उस पर ऋण आवेश आ जाता है और ऋण आवेशित आयन आकर्षित होगा अपने अपोजिट आयन की तरफ, नाभिक की तरफ। नाभिक पे क्यों? क्योंकि उसमें प्रोटॉन है, उस पर धन आवेश है और इसीलिए ऋण आवेशित आयन जो बना उसे अपन क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही ऋण आवेशित जो हैं कौन कौन से हैं? जैसे OH माइनस, OR माइनस, साइनाइड माइनस, SO3H, OH, SO3OH माइनस। ये सब जो ऋण आवेशित आयन बनते हैं, जो क्रियाकारी मिश्रण में बनते हैं, नाभिक स्नेही कहलाते हैं। अब ये ऋण आवेशित के अलावा कुछ ऐसे भी मध्यवर्ती आयन हैं जो उदासीन हैं, जैसे वाटर HOH। ऑक्सीजन के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ROH अल्कोहल, अल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ईथर ROR, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये उदासीन मध्यवर्ती आयन है या यौगिक है या समूह है जो अपना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे सकने के कारण ये नाभिक की तरफ आकर्षित होंगे और इसीलिए इनको नाभिक स्नेही कहते हैं। उदासीन है फिर भी है। अब अपन बात करें इलेक्ट्रॉन स्नेही की। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही पे अपन देखें कौन सा आवेश है? धनावेश। तो धनावेश क्यों है? क्योंकि इस X का इलेक्ट्रॉन Y के पास चला गया है और जब X का इलेक्ट्रॉन Y के पास चला गया तो X के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए। इसलिए नाभिक आवेश इस समूह या आयन या परमाणु मध्यवर्ती आयन उसके ऊपर आ जाएगा और वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही। जब अभिक्रिया शुरू करेगी दोनों चीजें बनेगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही भी बनेगा और नाभिक स्नेही भी बनेगा। अब अपने ऊपर है कि उसमें क्या कंडीशन अपन रख रहे हैं, किस चीज को अपन क्रिया करने से रोक रहे हैं। दूसरी चीज अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक स्नेही में से एक को अपन ट्रैप कर लेते हैं और दूसरा क्रिया करता है, वो अपन क्रिया अभिक्रिया विधि में पढ़ेंगे। क्रियाकारी मिश्रण में दोनों बनेंगे। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन सा हुआ? जो धनावेशित है, जो इलेक्ट्रॉन की चाह रखता है। ग्रीक वर्ड है न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल।
फिलिक वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड है। फाइल मीन्स टू लव, तो इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, इलेक्ट्रॉन नहीं, नाभिक को चाहने वाला, नाभिक नहीं। अब धनावेशित आयन जो है वो कहलाएंगे इलेक्ट्रॉन नहीं, जैसे H3O प्लस, NO2 प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, ये सब इलेक्ट्रॉन स्नेही के उदाहरण है। इसमें भी उदासीन युग्म वाले, ऐसे इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन है जो इलेक्ट्रॉन जिनके पास कम है, इलेक्ट्रॉन न्यून वाले उदासीन, जैसे BF3, BF3 में बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, FeCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये ऐसे हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की चाह है, जो चाहते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ हम जुड़े, वो इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब अपन इसका नेक्स्ट लेते हैं। अभी क्रिया में अपन ने बात की इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं, फ्री रेडिकल। उसी प्रकार से कार्बोनियम आयन बनते हैं, कार्बोकैटायन बनते हैं। कार्बोकैटायन क्या है कि कोई भी मध्यवर्ती आयन बना जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित है और उस मध्यवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर धन आवेश आ जाए, अर्थात बॉन्ड इस प्रकार टूटे कि इलेक्ट्रॉन युग्म दूसरे तत्व के पास चला जाए, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास से चला गया। जैसे ही कार्बन का इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा तो वो प्लस आवेशित हो जाएगा, धन आवेशित हो जाएगा, या पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। और कार्बोनियम आयन क्या है? वह कार्बोनियम आयन वह आयन है जिसमें मध्यवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर धन आवेश उपस्थित हो। विषमांग विभाजन से, सहसंयोजक बंध के विषमांग विभाजन से ये बनेगा। बॉन्ड इस प्रकार बनेगा, कब इलेक्ट्रॉन जाएगा दूसरे के पास? जब दूसरा तत्व, कार्बन के साथ जो दूसरा तत्व जुड़ा हुआ है उसकी वैद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, कार्बन से अधिक होगी। जब दूसरे तत्व की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैद्युत ऋणता अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन युग्म को वो अपनी ओर आकर्षित करेगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर उस तत्व के पास जाएगा जिसकी वैद्युत ऋणता ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है। इसीलिए कार्बन के ऊपर धन आवेश आ जाएगा, दूसरे तत्व जो कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर ऋण आवेश आ जाएगा। जो धन आवेशित कार्बन का समूह बना उसे अपन कार्बोकैटायन कहते हैं। अब कार्बोकैटायन में जो मध्यवर्ती कार्बन परमाणु अपन बात कर रहे हैं जिसके ऊपर धन आवेशित आयन है वो sp2 संकरित अवस्था में है, और sp2 संकरित अवस्था में होने के कारण जो तीन उसके कक्षक हैं, संकरित कक्षक, वो एक त्रिभुज के आकार में जुड़े हुए हैं। त्रिभुज के आकार में जब वो जुड़ेंगे तो उनके मध्य का कोण क्या होगा? 120 डिग्री। ये आप इसकी स्ट्रक्चर है। ये एक कक्षक जो बॉन्ड बना रहा है, ये दूसरा कक्षक जो बॉन्ड बना रहा है, ये तीसरा कक्षक, और एक pz कक्षक और इसमें उपलब्ध है। ये जो pz कक्षक है, ये pz कक्षक असंकरित अवस्था में है, इसने संकरण में भाग नहीं लिया, और असंकरित p कक्षक डंबल शेप का होता है, और ये z डायरेक्शन पे है, अर्थात एक टेबल पे अपन तीन बॉन्ड बनाए उसी टेबल के तल पर, और pz कक्षक को इस प्रकार रखें कि उसका एक लोब उस टेबल के टॉप के ऊपर हो और दूसरा लोब उस टेबल के टॉप के नीचे हो। आप जिस टेबल पे आप बैठे हो उसी पे इमेजिन करो, एक ग्लास ऊपर पड़ा है और एक ग्लास उस टेबल के नीचे है, तल के ऊपर ही और तल के नीचे। उस अवस्था में आपका pz कक्षक है, तो उसकी आकृति कैसी बनेगी? उसकी आकृति इस प्रकार बनेगी। एक ये कार्बन के तीन कार्बन
टेबल के टॉप पे है और ये तल के ऊपर है, ये तल के नीचे है। ये pz कक्षक है असंकरित अवस्था में। अब अपन कार्बोकैटायन के स्थायित्व की बात करें तो स्थायित्व कैसा होगा कि तृतीयक जो कार्बोकैटायन होगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, उससे कम द्वितीयक, उससे कम प्राथमिक और सबसे कम CH3+। तृतीयक को तीसरी डिग्री का अपन कहते हैं थर्ड डिग्री, ये सेकेंड डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री। तो सबसे अधिक थर्ड डिग्री का होगा स्टेबिलिटी में और सबसे कम CH3+ आयन होगा। अब इनके स्थायित्व को, कार्बोकैटायन के स्थायित्व को कौन सी चीजें जो प्रभावित करती हैं? तो इसकी स्टेबिलिटी को दो चीजें प्रभावित करती हैं, एक इंडक्टिव इफेक्ट जिसे अपन कहते हैं प्रेरण प्रभाव, और दूसरा रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन, अनुनाद या अति संयुग्मन। अब प्रेरण प्रभाव क्या होता है? कार्बन के साथ 3 समूह जुड़े हुए हैं, एल्किल समूह, अपन उन्हें XYZ भी मान सकते हैं समझने के लिए प्रेरण प्रभाव क्या है। तो यदि X समूह इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने वाला है तो अपन कहेंगे -I प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। यदि X समूह इलेक्ट्रॉन देने वाला है, अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को देने वाला है, तो अपन क्या कहेंगे? +I इफेक्ट। जब एल्काइल समूह की अपन बात करते हैं, कार्बन के साथ 3 एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, तो एल्काइल समूह इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, अर्थात +I इफेक्ट उत्पन्न करेंगे। और जब +I इफेक्ट उत्पन्न करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व एल्काइल समूह मध्यवर्ती धन आवेशित कार्बन परमाणु पर बढ़ाएगा। दोबारा सुन लें, एल्किल समूह जो जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाला है, +I इफेक्ट वाला है, जिसके कारण मध्यवर्ती कार्बन परमाणु जिस पर धन आवेश है उस पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, अर्थात उसका स्थायित्व बढ़ेगा। तो यदि +I इफेक्ट वाला समूह जुड़ा हुआ है तो कार्बोनियम आयन की स्थायित्व को बढ़ाएगा। अब अपन बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन या अनुनाद। अनुनाद कब होगा कि कार्बोकैटायन में जो बीटा पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है वो यदि अनुनाद प्रदर्शित करता है, अनुनाद उससे हटेगा, उससे जुड़ेगा, फिर दूसरा एटम हटेगा, जुड़ेगा, उसी का तीसरा एटम हटेगा, जुड़ेगा। तो इस प्रकार कई संरचनाएं बनाएगा। एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 3 संरचनाएं बनाएगा, क्योंकि बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो 6 कार्बन हो गए, 6 संरचनाएं बनाएगा। इसी प्रकार 3 मिथाइल ग्रुप है तो 9 हाइड्रोजन परमाणु हो गए, अर्थात 9 अनुनादी संरचनाएं बनाएगा। और अनुनादी संरचनाएं जितनी अधिक बनती हैं, कार्बोकैटायन उतना ही स्थायित्व प्राप्त करता है। तो यदि 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो सबसे ज्यादा स्थायी होगा, जो अपने ऊपर की बात है, तृतीयक सबसे ज्यादा स्थायी होगा, वो साबित होती है। उससे कम 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो इसका मतलब सेकेंडरी। फिर ऊपर की बात अपनी साबित होती है कि द्वितीयक उससे कम लेकिन प्राथमिक से ज्यादा स्थायी है। तो ये 2 प्रभाव हैं जो कार्बोनियम आयन की स्थायित्व को बढ़ाते हैं। इस पे आपसे टिप्पणी पूछी जाती है कार्बोनियम आयन, तो ये सारा आपको लिखना है। नेक्स्ट मध्यवर्ती आयन कौन सा है? कार्बेन एनायन। अपन ने कार्बोनियम आयन में देखा धन आवेश है, लेकिन जब अपन बात करते हैं कार्बेन एनायन की तो उसमें ऋण आवेश होता है। जब ऋण आवेश कब आएगा?
कि जो विषमांग विभाजन होगा, जो हेटेरोलिटिक फिशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, वो इस प्रकार से होगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास रहे और जो उससे एटम हटे, तत्व हटे, उसके ऊपर धनावेश हो। ऐसा कब होगा? जब कार्बन के साथ जुड़ने वाला समूह कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। एक बात, या दूसरे शब्दों में अपन कहें कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वैद्युत ऋणता दूसरे तत्व से ज्यादा हो जो इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर खींचे। ऐसी परिस्थिति में जब बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन के पास आएगा और दूसरा जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास से हटेगा। जब दूसरे परमाणु के पास से इलेक्ट्रॉन पेयर हटेगा, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाएगा, उस परिस्थिति में उसके ऊपर धनावेश आएगा, क्योंकि उसके पास नाभि में प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो गई। ये तो बना कार्बेन एनायन। अब जो कार्बेन एनायन बना मध्यवर्ती आयन का कार्बन, कार्बोनियम आयन, कार्बेन एनायन में जो मध्यवर्ती कार्बन है जिसपे आवेश है, उसकी संकरित अवस्था देखें तो वो sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था का मतलब उसके पास 4 कक्षक बनते हैं। 3 कक्षक तो है sp3 त्रिभुजाकार आकृति में जुड़ गए। चौथा कक्षक z एक्सिस पे होता है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है। z एक्सिस कह लो, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, यूं मान लो 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा तो 3 तो एक तल पे आ जाएंगे और एक कक्षक उस तल से उठा हुआ होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन युग्म? एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन y से या x जो भी तत्व जुड़ा है उससे अपने पास, इसके पास आ गया। और इस प्रकार उठा हुआ होने के कारण जो आकृति है वो बनती है पिरामिड प्रकार की, समतलीय पिरामिड कहलाता है। इस प्रकार की आकृति बनेगी। अब अपन कार्बेन एनायन का स्थायित्व का बात करें तो कार्बेन एनायन का स्थायित्व कार्बोनियम आयन के बिल्कुल विपरीत होगा। उसमें मिथाइल समूह सबसे ज्यादा अस्थायी था, तृतीयक सबसे ज्यादा स्थायी था। अब इसमें उल्टा हो गया, माइनस चार्ज हो गया मध्यवर्ती कार्बन पे। एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। एल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करने वाले समूह है, प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण मध्यवर्ती कार्बेन एनायन के मध्यवर्ती कार्बन परमाणु के ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व और भी बढ़ जाएगा। उसके पास तो पहले इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो अस्थायित्व बढ़ता जाएगा जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। तृतीयक में 9 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अर्थात 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट तृतीयक में होगा। तो कार्बेन एनायन, तृतीयक कार्बेन एनायन सबसे कम स्थायी होगा। और CH3 में हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। ऐसी परिस्थिति में CH3 माइनस आयन जो बनेगा वो सबसे ज्यादा स्थायी होगा। अब इनकी अपन आगे संरचना की बात करें, पहले बनेगा कैसे, तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस प्रकार से टूटेगा कि बॉन्ड का विभाजन हुआ तो ये कार्बन के पास चला गया, ये कार्बन के पास गया, Y का इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के पास गया, तो ये कार्बेन एनायन बना और ये एक इलेक्ट्रोफाइल उससे अलग हो गया। अब अपन इसकी बात करें कि स्थायित्व की, तो वो यही आ गया, कार्बेन एनायन जितने प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतने इलेक्ट्रॉन का घनत्व इस पे बढ़ेगा और यौगिक के स्थायित्व कम होता जाएगा। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी,
तो स्ट्रक्चर ऐसी बनेगी। कार्बन, 3 हाइड्रोजन, ये तीनों एक पे, और ये उठे हुए कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म और माइनस आवेश। अब जब R जुड़ गया इसके साथ तो इसने इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर प्रतिकर्षित किया, डेंसिटी कार्बन पे बढ़ गई, स्थायित्व कम हो गया। 2 R समूह जुड़ गए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ गई, स्थायित्व और कम हो गया। जब तीनों जुड़ गए तो सबसे कम स्थायी इस आयन का स्थायित्व हो गया, टर्शरी का। अब अपन बात करें इनके अलावा अभिक्रियाओं में कौन से मध्यवर्ती आयन बनते हैं। तो एक आयन बनता है कार्बीन। कार्बीन क्या है कि अष्टक पूरा होना चाहिए तो यौगिक स्थायी है, लेकिन स्पीसीज इस तरीके से टूटे कि कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाए। युग्म नहीं है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, उसका सेक्सटेट पूरा है, उदासीन है। ऐसी परिस्थिति में जो मध्यवर्ती आयन बने जिसके सेक्सटेट पूरा हो और इलेक्ट्रॉन न्यून हो, उदासीन हो, उस पर कोई आवेश नहीं हो, तो उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बीन। अब कार्बीन में अपन ने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित है, एक युग्म में नहीं है। जब युग्म में होंगे तो उनका चक्रण विपरीत, एक दूसरे के विपरीत होगा, लेकिन वो अलग अलग है लेकिन उनका चक्रण विपरीत है, तो अब उस अवस्था में अपन कहेंगे ये सिंगलेट है, ये कार्बीन सिंगलेट है। और यदि दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान है तो अपन कहेंगे ट्रिपलेट अवस्था में है। कार्बीन बनेगा कैसे? कार्बीन बनेगा CH2N2 इसके विभाजन से, नाइट्रोजन गैस अलग हो गई और ये CH2 जो बना ये कार्बीन बन गया। ये अभिक्रिया का आरंभ करेगा, उदासीन है लेकिन 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके पास उपलब्ध है, तो ये कार्बीन कहलाता है। इसके अलावा मध्यवर्ती आयन जो बनता है वो है बेंजाइन, इसे एराइन भी कहते हैं। एरोमेटिक यौगिकों में जब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया कराते हैं अमाइन से NaNH2 की उपस्थिति में, तो हैलोजन और ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन, ऑर्थो पोजीशन किसकी? हैलोजन की। ये Cl जुड़ा हुआ है, ये Cl जुड़ा हुआ है और इसके ऑर्थो पोजीशन पर ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ये दोनों मिलकर के निकल जाते हैं। इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, तो इन दोनों के मध्य एक बॉन्ड बन जाता है। एक बॉन्ड तो पहले ही बना हुआ है और एक बॉन्ड और बन जाता है, तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। कुछ किताबों में इसकी स्ट्रक्चर को इस प्रकार भी बनाया हुआ है आपका, ये जो बेंजीन रिंग बनी और इस बेंजीन रिंग में एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड और तीसरा बॉन्ड। जब ये क्लोरीन और हाइड्रोजन हट जाते हैं तो यहाँ पे एक बॉन्ड और आ जाता है, इसको इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड का आयन बना है ये बेंजाइन कहलाता है और इसके माध्यम से अभिक्रिया पूरी होती है। बाद में NH2 जुड़ता है, अमीनो कंपाउंड पहले यहां जुड़ेगा, फिर अमीनो NH2 समूह यहां मेटा पोजीशन पर स्थानांतरित होगा, वो अपन अभिक्रिया में पढ़ेंगे। तो ये जो आयन बना ये आयन बेंजाइन आयन कहलाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करें नाइट्रीन। नाइट्रीन बेंजाइन की तरह ही कार्बीन की तरह ही उदासीन है। इसमें कार्बीन में कार्बन के पास में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में है। जिस प्रकार
चक्रण के कारण सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन में बनता है, वैसे यहां बनता है नाइट्रीन में। यदि चक्रण विपरीत है तो अपन कहेंगे सिंगलेट। यदि इन दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चक्रण समान है तो अपन कहेंगे ट्रिपलेट। और नाइट्रीन बनेगा कैसे? HN3 इसको यदि पराबैंगनी यूवी लाइट के बीच में रख दिया जाए तो ये विभाजित हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और नाइट्रीन मध्यवर्ती आयन बनेगा जो अभिक्रिया को शुरू करता है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने का पहला चैप्टर है, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो बताए हैं। इन बेसिक कंसेप्ट्स को आप अच्छी तरह कर लेना, क्योंकि इसमें से कम 1.5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 1.5 क्वेश्चन, कभी 2 टिप्पणी, कभी 3 टिप्पणी, छोटी छोटी 2-2 नंबर की, 1.5 नंबर की पूछी जाती हैं, जो आपको पूरे नंबर देके जाती है। और इसी पे आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी बेस्ड है। हर जगह इन टर्मिनोलॉजी को, इन शब्दावलियों को अपन काम में लेंगे। तो आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से बहुत अच्छी तरह पढ़ लें। और PDF फाइल भी मैं इसकी भेजूंगा, जो आपको नोट्स भी ऐसे कैसे लिखे हुए मिल जाएंगे। आप ऑडियो वीडियो भी पढ़ सकते हैं, ये वाली पढ़ करके PDF के साथ में पढ़ सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको अब आगे सारे चैप्टर्स वीडियो के रूप में आपको मिलेंगे, जिन्हें आप अपने पास सेव करके रखें, लाइक करके अपने पास रख लें। जो एग्जाम टाइम में या बाद में कभी भी आपको उसे पढ़ना हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उस समय पढ़ना हो, तो ये सब चीजें आपके काम आने वाली है। इसके साथ अब मैं आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बंद करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अपन कल लेंगे, आगे लेंगे। थैंक यू।